मित्रों, आज के इस बातचीत में मुख्य विषय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपना जो पंचायती राज सिस्टम है, उस पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ जो भ्रांतियां हैं या कई तरह के विषय चले पिछले दिनों में, तो केवल उसको स्पष्ट करने के लिए और आपके सामने विषय में रख रहा हूं। आपको कोई बात उसमें लगती है तो ज़रूर बाद में पूछ लें। पहली बात तो है कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टियर सिस्टम है और 3 टियर सिस्टम में जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें। कहीं एक मैसेज ये जाता है कि पंचायती राज में केवल पंचायतें ही आती हैं और पंचायतों में भी केवल सरपंच राज जो होता है वही होता है। तो पहली बात तो ये 3 टियर है। दूसरा, ये सरपंच राज के बजाय पंचायती राज, इस पर चलने का एक सिस्टम, क्योंकि हम इनको अधिक से अधिक ताकतें नीचे ग्राउंड लेवल पर दें, उसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, जिला परिषद के सीओज के माध्यम से, सीओज की नियुक्ति भी हमने आकर की थी, पहले कोई सीओज की नियुक्ति नहीं होती थी, अब सीओज को भी लगाया गया है। और जिला परिषदों को उनको अलग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उनके लिए खड़ा किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई जा रही है। सबसे पहले तो इसमें हमने पिछले दिनों में सीओज और जिला परिषद के चेयरमैन, इनकी बुला करके दिन भर एक मीटिंग की थी और उसमें कुछ बातें और हमने आगे बढ़ाई हैं। और उसमें जो चीज़ दोनों बार सरपंचों के साथ और जिला परिषद के साथ जो लागू होती हैं, कुछ तो वो बता रहा हूँ मैं और कुछ जो है अलग अलग से भी इनका उल्लेख करूँगा। जैसे एक तो जब से चुनाव हुआ लगभग 1 क्वार्टर का समय शेष था, क्योंकि नवंबर में शायद चुनाव हुए थे, दिसंबर आते आते इनका ओथ हुई थी, तो जनवरी से लेके और मार्च तक ही काम के समय बचते थे। फिर भी हमने जो एसएफसी का लास्ट क्वार्टर का पैसा है उससे भी ज़्यादा पैसा, कुल 1100 करोड़ रुपया इनको एलोकेट किया था तीनों को, जिसमें जिला परिषदों का 110 करोड़ रुपये था और पंचायत समिति का 165 करोड़ रुपया और पंचायतों का 850 करोड़ रुपये। तो ऐसा ये 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने भेजी थी। इस राशि को एसएनए अकाउंट उसके अंदर जमा कराया गया था। एसएनए अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट होता है और उस ज्वाइंट अकाउंट में से ही और ये लोग अपने अपने काम के हिसाब से उसमें से पैसा ये निकाल सकते हैं। जो काम हो जाएंगे या जिनके टेंडर हो जाएंगे उसका पैसा उसमें रिजर्व हो जाता है। और उसमें जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा, 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय में बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में 2 कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया वराया पर लेकर रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो। सीओ वहाँ सरकारी अधिकारी बैठेगा और जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका अपना एक वहाँ सिस्टम होगा, मीटिंग्स वहाँ करेंगे, उनका स्टाफ वहाँ बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। इंजीनियरिंग विंग की जैसे मैंने बताई उसका गठन किया जाएगा। कर्नाटक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिला परिषदों का, वहाँ अच्छी सशक्त हैं और हमने ये भी किया है कि कुछ प्रतिनिधि जिला परिषद का, एक आध आदमी, एक आध पंचायत समिति का, सरपंचों में से भी, और कुछ हमारे अधिकारी जहाँ जहाँ पंचायती राज सिस्टम अच्छा है उसको अध्ययन करने के लिए भी जाएंगे, ताकि वहाँ क्या अच्छा है उसको बेस्ट प्रैक्टिस जो भी हैं देश भर में उनको अडॉप्ट करेंगे। ये हमने तय किया है। जिला परिषद को हमने जो कुछ काम उनको जिम्मे लगा दिए हैं, जिसमें जिला परिषद बस्क्यू शेल्टर्स, ई लाइब्रेरीज और शिवधाम योजना के अंतर्गत जो शमशान घाट और कब्रिस्तान के जो 4 काम हमने तय किए हैं वो सब, इसी प्रकार से खेत खलियान योजना के अंतर्गत जो 5 क्रम के रास्ते हैं उनको भी अब जिला परिषद ही पक्का करेंगी। पहले अब ये 5 क्रम के जो रास्ते थे, 5 क्रम के तो हैं मार्केटिंग बोर्ड के, 4 क्रम या इससे नीचे के ये जिला परिषद करेंगी। और मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर ये जिला परिषद करेंगी। हर ब्लॉक में 5 बड़े गांव जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी है या 10,000 के आबादी के सब गांव, अगर वो 5 से ज़्यादा भी हैं ब्लॉक में, तो वो भी उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो व्यवस्था है ये जिला परिषद के द्वारा कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी, स्कूल मरम्मत का कार्य ये भी जिला परिषदें करेंगी। आंगनवाड़ी भवन तथा उसका रखरखाव,
मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग और इसका फीडबैक, ये भी सब जिला परिषद के जिम्मे लगाया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी जैसे शहरों में म्यूनसिपैलिटीज कराती हैं, वैसे जिला परिषद घर घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया वो भी उनके माध्यम से शुरू कराई जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को जो अलग अलग उसका निष्पादन करना है, सेग्रीगेशन करना है, वो भी उनके द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छता व्यवस्था का जो बड़ा काम है, ये जिला परिषदों के माध्यम से और इसको इनिशिएट किया जाएगा। और अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीईओज हैं और चेयरमैन हैं, उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी, ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें। करना है वो भी उनके द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छता व्यवस्था का जो बड़ा काम है, ये जिला परिषदों के माध्यम से और इसको इनिशिएट किया जाएगा। और अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीईओज हैं और चेयरमैन हैं, उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी, ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक यानी प्रदेश सरकारों के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही इनिशिएट किए जाते थे, लेकिन इकाइयां बहुत हैं, 6220 पंचायतें हैं, 150 के लगभग ब्लॉक्स हैं, 22 हमारी जिला परिषद हैं, तो इतने बड़े इकाइयों के काम को डिसेंट्रलाइज करके जितना ज्यादा कराएंगे, उतना सेवाओं का लाभ जनता को अधिक मिलेगा। इसी प्रकार एक हमारी पंचायत समिति को लेकर के भी अलग से बैठक होनी है, उनको भी कुछ काम जो हमने विचाराधीन है, लेकिन फाइनल करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी तो सरपंचेस, क्योंकि सरपंचों का जब चुनाव हुआ उस समय भी कुछ बातें हमने घोषित की थी। एक विचार ऐसा इस बार बना था कि ये सारे काम जनता के जो लिए काम किए जाते हैं, उनको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करे उसको जवाबदेह बनाना, इसका भी हमने एक अभियान लिया है। जितना पैसा हम भेजेंगे, अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो टेक्नोलॉजी से हर चीज को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता, नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। तो इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम हैं वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपया बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला। कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ, और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है। तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजा कर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा, वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता, वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं। तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। हाँ, 5 लाख तक के काम जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा। ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे, ऑनलाइन उसकी एमबी
भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का। रेट्स दो प्रकार के ये प्रचलित हैं। एक है HSR रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स। दूसरे हैं DC रेट्स। लोकल लेवल पर DC रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़ा डिफर करते हैं। चाहे रेत का रेट है, चाहे ईंटों का रेट है, चाहे मानो टाइल्स का रेट है, क्योंकि जो बल्कि मटेरियल होता है उस रेट को वहां के लोकल परिस्थिति के हिसाब से रखना पड़ता है। उसका फ्रेट कितना लगता है, कितनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही रेट नहीं रखा जा सकता। जहां ईंटें बनती हैं वहां थोड़ी सस्ती मिलेंगी, जहां ईंटें बनती ही नहीं है, दूर से आती हैं, तो स्वाभाविक है ईंट के रेट से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसका फ्रेट में जाएगा। यही स्थिति मिट्टी की, रेत की, इंटरलॉकिंग टाइल्स की। कभी कभी मजदूरी भी अलग अलग होती है। कुछ स्थानों पर मजदूरी सस्ती होती है, कहीं कहीं NCR एरिया में मजदूर महंगा मिलता है, तो उन रेट्स का थोड़ा डिफरेंस ये हमेशा रहता रहा है। इसमें अब उनकी मांग क्या थी कि इन रेट्स को रियल लेवल पर लाया जाए जो मार्केट रेट है। हमने निर्णय करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स, खास करके जैसे इंटरलॉकिंग आइटम्स हैं या ईंटें हैं, जो एक स्टैंडर्ड कुछ तय किया जा सकता है उसका, इसका रेट कंट्रैक्ट करेंगे हर जिले का। ब्लॉक का है, जिले का सर? जिले का है सर। वैसे ब्लॉक लेवल पे अगर कोई वेरिएशन आती है तो कैप्चर करते हैं, बट ये DC रेट जो ब्लॉक लेवल पे करते हैं, इंटरलॉकिंग का जो रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रेट कंट्रैक्ट होगा। उस रेट से सस्ता कोई लेना चाहे लेके लगा सकता है। क्वालिटी जो तय होगी, उसका पैरामीटर तय होगा, वही ली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ नेगोशिएशन करके सस्ता भी लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेट वही होगा जो रेट कंट्रैक्ट होगा। रेट कंट्रैक्ट में जो पार्टीज टेंडर करेंगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेट मैचिंग जो करेंगी L1 को, उनको सबको सप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। किसी से भी मटेरियल जो है वो लिया जा सकता है। फिर इसकी जो गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोशल ऑडिट सिस्टम, इसको हम स्थापित कर रहे हैं। अगले 6 महीने के अंदर इसका विधिवत एक सिस्टम बन जाएगा। वहीं गांव के प्रमुख लोगों की टीम बनेगी, वही उसका ऑडिट करेंगी, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि होंगे, जो एक सहमति के आधार पर ग्राम सभा को भी बताया जाएगा। उसमें भी अगर कोई गलत आदमी आया तो उसको बाहर करके ग्राम सभा की जो बैठक है उसके अंदर उसको सैंक्शन कराएंगे। ये आपकी यहाँ की सोशल ऑडिट टीम है। तो ऐसे सोशल ऑडिट के माध्यम से भी जांच की जाएगी। और एक हमने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाने का भी शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। छोटे बड़े प्रदेश में जो भी काम है, सबकी क्वालिटी को एक प्रकार से उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी होगी, ये अपना मैकेनिज्म खड़ा करेंगे। कहीं भी चलते हुए काम में भी वो चेक करेंगे। चलते हुए काम के बाद, यानी पूरा होने के बाद भी शिकायत मिलती है तो ये क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। नहीं, ये तो सबके लिए, पूरे प्रदेश में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी हर सिविल वर्क के लिए, वो पंचायती पर भी लागू होगा, बाकी भी लागू होगा। और ये जो 5 लाख रुपए की राशि की लिमिट बनाई है नेगोशिएशन की, इसमें चाहे वो 5 लाख या 5 लाख से कम के काम हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर काम 5 लाख होगा, 2 लाख के भी होंगे, 3 के भी हो, 1 का भी होगा। तो ऐसे कोटेशन के आधारित कुल जो काम है उसकी मैक्सिमम लिमिट तो 25 लाख है बड़ी पंचायतों के लिए, लेकिन जो छोटी पंचायतें हैं उसका 1/3 से ज्यादा ये उसमें से नहीं करा पाएंगे। मानो कुल मिलाकर के है ही 50 लाख रुपया किसी पंचायत के पास, तो 17 लाख रुपए के काम वो उसमें से कोटेशन पर करा पाएंगे, बाकी काम ई टेंडरिंग से ही कराएंगे। तो ऐसे इसमें कोई और नया कोई सुझाव आएगा। मानो बहुत छोटी पंचायतें भी कहीं कहीं हैं, है ही 5-7 लाख रुपया साल का जाता। मानो 1000 की आबादी होगी तो उसमें 1000 की आबादी में 2000 के हिसाब से कितना हुआ, 20 लाख। हाँ, तो 1000 की आबादी में 20 लाख रुपया जाएगा। तो उनके काम भी उतने छोटे छोटे उतने ही होंगे। अगर वहां बड़े काम का स्कोप नहीं होगा तो छोटे काम का दोबारा से भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी पहले चरण में हमने ये सोचा कि कोटेशन के काम जो हैं वो मैक्सिमम तो 25 लाख, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं सालाना। मतलब 75 लाख है तो 25 बन गया, अगर 20 है तो फिर वो 7 की 7। अगर 75 लाख से ऊपर भी किसी गांव का अलॉटमेंट है तो 25 लाख का काम करा सकता है। भाई ये 1/3 नहीं है,
हमारे निर्णय में ये 50% है। 50%। 50 यानी 50%। 50 में 25 आप बताइए 50%। तो 20 का 10 कर सकते हैं। हाँ, 20 का 10 कर सकते हैं, 50 का 25 कर सकते हैं। Whichever is lower, sir. whichever is lower। whichever लोअर यानी अगर मान लो 1/3 के हिसाब से 30 होता तो 10 कर सकते हैं, लेकिन 50 होता तो 15 कर सकते हैं। थोड़ा लिमिट बढ़ जाती है इससे। 50% हो जाएगा। हाँ, 50। काम दोनों प्रकार के हैं, कुछ ई टेंडरिंग से होंगे, कुछ कोटेशन से होंगे। ई टेंडरिंग के जो काम होंगे उसकी क्वालिटी, उसका बाकी सब कोई भी शिकायत आएगी, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में किसी प्रकार की, उसकी जिम्मेवारी अधिकारी की होगी, जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो उसकी गुणवत्ता को यानी तकनीकी रूप से जो जिम्मेवार है, जो साइन करेगा, जो उसको फाइनल करेगा, वो उसकी होगी। लेकिन जो कोटेशन के ऊपर किए जाने वाले काम है, इसकी जिम्मेवारी सरपंच की होगी, क्योंकि कोटेशन का काम सब उसी के ऊपर आधारित है। उसने किससे काम कराना है, कैसा काम हुआ, कैसे उसने मटेरियल लगाया, क्या किया, तो वो जिम्मेवारी सरपंच की होगी। इसलिए अब सोचना सरपंच ने और पंचायत ने है कि हम अपने इस काम को कोटेशन के आधार पर भी कराएं या ई टेंडरिंग में ही जाएं, जैसा उनको ठीक लगेगा। यानी जो मिनिमम 25 लाख वाला काम 6 लाख से नीचे या 50% वाला, उसमें भी अगर उनको लगता है कि हमें काम सेफली होने में दिक्कत नहीं आ रही तो करें। अगर उनको लगता है कि नहीं, इसमें तो हमें नहीं कठिनाई आ रही है, तो फिर ई टेंडर में चले जाएं, छोटे काम भी चले जाएं। तो 25 लाख तक भी टेंडरिंग में जा सकते हैं। जा सकते हैं, उससे नीचे वाले तो जा ही सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। 5 से नीचे वाला, 5 से ऊपर तो ई टेंडरिंग है। हाँ, 5 लाख से ऊपर के तो ई टेंडरिंग है ही है। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं, उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा, अब आगे 3,000 रुपए से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रुपया किया है, और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ा के 1,600 रुपया किया है, और इसको डीए रेट से साथ जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है, इसके ऊपर डीए, जैसे आज की डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। हाँ, तो 42% के हिसाब से तो ये बनता है 4,200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता है, उसको 1,600 कर दिया। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा, तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा, वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए ये इनके रेट हर 6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। कार्यकाल कभी किसी का कितना ही हो, लेकिन अभी जो बेसिक 2016 के रेट से ये बढ़ेगा, 2026 में इसको फिर रिवाइज किया जाएगा। 10 साल बाद जैसे कर्मचारियों का होता है, हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है, डीए चलता रहता है, बाद में 10 साल बाद डीए को मर्ज कर देते हैं, और फिर बेस रेट 10 साल का दोबारा से शुरू होता है। तो हमने प्राय और भी जहां जहां इस प्रकार के विषय हैं, बजाय हर दिन कोई डिमांड रखे, तो एक बार तय किया, फिर उसके बाद 10 साल तक डीए रेट्स। हमने तो इवन जो हमारे विधायकों की जो पेंशन है, उसको भी डीए रेट्स के साथ जोड़ दिया है। ऐसे ही मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस तय होते हैं, उसको भी डीए के साथ नहीं, बल्कि उसको सीपीआई सर डीए भी सीपीआई के ऊपर लगभग वैसे ही होता है वो। हाँ, लेकिन वो टर्म अलग अलग है, इसलिए इसी प्रकार ग्राम सचिव की जो एसीआर लिखी जाएगी, उस एसीआर पर भी सरपंच को अपनी टिप्पणी देने का अधिकार होगा कि उस ग्राम सचिव का व्यवहार कैसा है, उसके लिए एक रिमार्क्स के लिए, और वो रिमार्क्स देख करके ही उसकी एसीआर जो अधिकारी है उसको हिसाब से लिखेंगे। फिर बिजली के जो बिलों के ऊपर 2% का हमने एक पंचायत कर लगाया है, उसको भी पंचायतों को रेगुलर 3 महीने में दिया जाएगा। अभी तक जो पिछला बचा हुआ है वो 1 अप्रैल 23 के बाद सब कैलकुलेशन करा रहे हैं, तुरंत पिछला जो एरियर है वो भी उनको मिलेगा आगे हर 3 महीने में, क्योंकि बिजली के जो बिल होते हैं वो उनसे लेने होते हैं। पंचायत घर का बिल है, कोई ट्यूबवेल का बिल है, कोई स्ट्रीट लाइट का बिल है, जो भी है ये सारे पंचायत से लेने होते हैं, और जो उनके एरिया में जितना भी बिल बनता है एग्रीकल्चर को छोड़कर, उसका 2% उनको देना होता है, उनका दे होता है उनकी तरफ। तो कम ज्यादा होगा वो हर 3 महीने उसके इसका यूनिट विलेज लेवल है। हाँ, विलेज यानी ग्राम पंचायत है, विलेज नहीं, विलेज बल्कि कई बार तो ज्यादा हो सकता अलग इकाई होती है। और इसी प्रकार से जो
स्टाम्प ड्यूटी है, संपत्ति पर जो बिक्री है उसके ऊपर भी 1% पैसा पंचायतों को ये हर महीने उनको जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो उस एरिया की जमीन बिकती है। तो गांव रूरल की, शहर का वो अर्बन लोकल बॉडीज को जाता है। रूरल का 2% होता है, 1% पंचायतों को, आधा % पंचायत समिति को, आधा % जिला परिषद को, 2% पूरा उनको जाएगा। अभी जो इस वर्ष का जो एक बार हमने 1100 करोड़ रुपया दिया है, जो कि हमने कहा था कि 1100 करोड़ रुपए को सब 31 मार्च तक अपना पूरा खर्च कर लें, पूरा उनका अधिकार है, लेकिन बहुत सी पंचायतों ने खर्च नहीं किया है। आज भी उनसे निवेदन यही है कि वो इस पैसे का जितनी प्रस्ताव पारित हो गए हैं या करवा रहे हैं उसके टेंडर्स वो अपलोड कर दें, यानी पब्लिश कर दें। जिस दिन पब्लिश कर देंगे जो भी टेंडर होगा उसका जो एस्टीमेट होगा उतनी राशि उनकी ब्लॉक हो जाएगी उसमें। वैसे तो सामान्यतः उस अकाउंट में पैसे तब निकालते हैं जब पेमेंट करनी होती है, लेकिन हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि अभी भी वो टेंडर पब्लिश करेंगे उसी दिन से वो राशि उनकी 31 मार्च से पहले वो उनके लिए हो जाएगी। बाकी जो है वो अगले साल में चली जाएगी। तो कोटेशन वाले होंगे, हाँ कोटेशन वो बताने वाला। पहले तो ये है ई टेंडरिंग का कोटेशन में भी 25 मार्च तक जितनी कोटेशंस उनका वर्क अलॉट हो गया होगा वो तो पैसा उसमें से रिजर्व हो ही जाएगा। इसके अलावा भी 25 मार्च के बाद भी हम उसके लिए 2 श्रेणियां बना रहे हैं। उन 2 श्रेणियों में एक के लिए 5 लाख रिजर्व रख रहे हैं, दूसरे के लिए 10 लाख, ताकि इस 5 लाख और 10 लाख को भी 25 मार्च से 31 मार्च तक वो यूज कर सकेंगे, और वो नहीं करेंगे तो वो भी फिर आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी बनाई है। जिनकी टोटल राशि सैंक्शन 20 लाख तक है उनके लिए 5 लाख रुपए छोड़ेंगे, और जिनकी राशि 20 लाख से ऊपर है उनके लिए 10 लाख छोड़ेंगे, ताकि इस राशि को 5 दिनों में और भी कुछ छोटा बड़ा काम उनको ध्यान में आता है तो वो उसको करा सकते हैं। बाकी सब काम 1 अप्रैल से नए साल का जितना भी पैसा है वो 1 अप्रैल से फिर उनको इसी प्रकार से उपलब्ध हो जाएगा एसएनए अकाउंट में। और ये अकाउंट हर वर्ष यानी 4 बार में दिया जाएगा उनको, जो एसएनए अकाउंट में क्वार्टर वाइज। जो ये पैसा बचेगा ये नहीं, ये तो खत्म ही हो गया, यानी अगला और मिल जाएगा उनको अप्रैल में। और उनको क्वार्टर में खर्च करना है। पहले क्वार्टर में 30%, दूसरे क्वार्टर में 30%, तीसरे में 20%, चौथे में 20%, 30-30-20-20। जो पैसा उनका है वो उन्हीं का है। हाँ, बचे हुए पैसे का उपयोग जहां जरूरत ज्यादा है या जिन लोगों ने काम ज्यादा कराना है उनको ट्रांसफर करेंगे, पैसा वो उन्हीं का है। और इस समय तक जो कामों का हमारे पास ये जो शर्त लगा रहे हैं, ये तो पंचायतों की अपनी आमदन का पैसा एक हम सरकार से भेजते हैं, तो ये जो सरकार से भेजते हैं उसी की बात है। हाँ, अपना तो उनके पास वो उनका है ही है। ये तो सरकार से जो उनको स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया जाता है उसी के लिए। हमने जो 1100 करोड़ दिया ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का ही है। इसमें सेंट्रल वाला पैसा नहीं है, इसमें उनकी अपनी आमदन नहीं है, इसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं है, इसमें ये जो बिजली का बिल वो नहीं है। सिर्फ स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो पैसा 1100 रुपए दिया, अगले साल का टोटल जो बनेगा वो अभी बजट में तय हो जाएगा कि कितना हमने देना है, उसका 30-30-20-20। और उसमें भी पहला काम हम ये करते हैं कि जो कमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं उस पैसे में से सबसे पहले वो निकाल सकते हैं। सैलरी है, कोई इंटरेस्ट देना किसी चीज का, कोई किराया देना है, या बिजली का पैसा आया कम है देना ज्यादा है वो दिया जा सकता है। तो जो कमिटेड एक्सपेंस देना है वो तो देना ही है। विकास के काम के लिए जो बाकी बचा पैसा उसको वो यूज करेंगे। अभी तक जो स्टेटस है, कुल 6220 पंचायतें हैं, 217 हैं जो चुनी गई थी, 3 पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ था, तो 6217 में अभी तक 5048 पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। 1169 पंचायतें ही ऐसी हैं जिन्होंने भी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, और इसमें 2 लाख से नीचे के, 2 लाख के ऊपर के, कुछ पंचायतों ने दोनों किए हैं, 2 लाख नीचे ऊपर दोनों। तो ऐसे कुल काम 9418 काम हैं जो आज की डेट तक प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। राशि का इसमें अभी मेरे पास नहीं आया है,
लेकिन 1100 कुछ बता रहे पंचायतें हैं 6217, नहीं जिनने नहीं दिया। प्रस्ताव डाले जिन्होंने प्रस्ताव डाले 5048। सर इसकी एस्टिमेट बनती है प्रस्ताव के बाद। हाँ, पहले प्रस्ताव पास होता है, फिर उसका एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। अब तो 1500 ही बच गई, मतलब जिन्होंने 1100 कुछ है 1100 69 हैं जिन्होंने अभी प्रस्ताव डाला नहीं है। लेकिन चूंकि अभी तक कुछ लोग हो सकता है इस निर्णय के इंतजार में हो, कितना होगा कितना नहीं होगा। आज निर्णय कर दिया है, अब इसके बाद भी अभी 14 दिन का समय और 15 दिन का समय शेष है। आज 15 तारीख ही है, 15 है, तो आज 16 दिन अभी शेष हैं। इसमें भी ये लोग डाल सकते हैं, तो इसके लिए इनका आह्वान है कि इसको डालना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारा विषय हुआ है। आज की डेट में जो एक प्रस्ताव जो अपलोड हुए हैं उसका भी एक आंकड़ा हमारे पास था। नहीं, 991 प्रस्ताव इसमें से अपलोड हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी लगभग 1400 की हुई है। ये अब डले हैं, तो अब 991 डले, इसमें 7 दिन का 15 दिन का अमाउंट के हिसाब से टाइम होता है। तो कोई 7 दिन में क्लियर होगा, कोई 15 दिन में क्लियर होगा। 1044 हो गए जो टेंडर फ्लो। अब 1044 हो गए। मेरे पास 991 का आंकड़ा है, तो अभी लेटेस्ट 1044 है। ये तो हर घंटे में बदलता है। सर 2024 प्रस्ताव अपलोड हो गए हैं। हाँ, टेंडर हाँ, प्रस्ताव तो अपलोड नहीं होते हैं। प्रस्ताव का तो फिर बाद में जाता है जेई को। प्रस्ताव जेई को जाता है, जेई उसका एस्टिमेट बनाता है। एस्टिमेट बनने के बाद फिर वापस पंचायत उसका पावर जो है सरपंचों की पंचेस को दे दी जाए। देखिए, एक विषय होता है मनस्थिति, भाई हमारी मनस्थिति क्या है। एक होता है फैसला। हाँ सर। फैसला जो होता है वो फैसला होता है, और कोई भी फैसला होता है जिस दिन होता है वो अंतिम ही होता है। उसके बाद अगला कब होना होता है ये बाद में पता लगता है। नहीं, अब तो फैसला है, मनस्थिति है। नहीं, मनस्थिति वो जो वो बता रहे हैं, ये तो फैसला है। फैसला हो गया। ये फैसला है जो मैंने आपको बताया। मनस्थिति वो है कि हम क्या करेंगे उनके साथ। अभी तो ये है कि हमने एक रास्ता दिखाया है कि भाई आज देखो जो चीज़ हमने फाइनल की है, इसके बाद समय है अभी 16 दिन का, तो कोई भी बात 16 दिन पहले बताने की आवश्यकता नहीं सर है। 11 दिन का अगर रह गए हैं, अगर ये 1100 नहीं मानते, 1100 पंचायतों का तो नुकसान होगा। पहला विषय तो है ही है कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा। ये निर्णय, अक्षरमिता की वजह से ये नुकसान होगा। निर्णय, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये निर्णय है। क्योंकि 2 या 3 दिन में ये करोगे निर्णय तो है उनको 31 कार्रवाई मार्च में तक। 31 मार्च तक पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा इस साल का उनको नहीं तो मिलेगा, आप 10 दिन अगले तो साल वेट का नहीं कर 1 सकते। अप्रैल को फिर मिलेगा। पर हम 10 दिन तो वेट नहीं कर सकते ना सरकार की। नहीं नहीं, करेंगे करेंगे। वो तो नुकसान हो ना हो ये निर्णय हमारा नहीं है, ये पंचायत ने करना है। सर हमारा जो दायित्व है वो हमने पूरा कर दिया। हमने पैसा देना था, दे दिया। इसके बाद इनिशिएटिव है पंचायतों का, वो हमारा नहीं है। ये डेमोक्रेसी का पंचायत एक मंत्री सुंदरता है। बबली जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर सरपंच नहीं मानते हैं तो सरकार के पास कोई ना कोई तो रह जाता ना जी। फिर भी वो कहता है कि फिर हम इनकी मैं तो कह रहा हूँ ना, सरकार की ओर से निर्णय हमने कर दिया कि उनका पैसा जब्त हो जाएगा। बाकी तो जैसे मैंने पहले शब्द प्रयोग किया ना कि क्या मनस्थिति होती है, किसकी मनस्थिति, मेरी कुछ है, आपकी कुछ है, पंचायत मंत्री कुछ और हो सकती है। जब हम इकट्ठे बैठ के कोई और निर्णय करें तो आपको बताएंगे। अभी निर्णय इतना ही है। आपने कहा ना तीन कैटेगरी इसमें है। जैसे सरपंचों के साथ आपने भी की, अधिकारियों की भी मीटिंग हुई और वो मांग करते रहे कि हमारा जो है 10 काम का 5 लाख की जो लिमिट है साल में जो है 10 करी जाए। तो वो दौर जो है अब इसके बाद रहेगा कहीं पर, उसमें कोई विचार या कोई विचार फैसला नहीं, कोई विचार नहीं है। 5 लाख रुपए सर, फाइनल। इसमें जैसे अधिकांश लोग मान गए, आप कह रहे 3 टियर सिस्टम है ये, तो सरपंच केवल कुछ लोग उसमें एक एसोसिएशन खिलाफ बोल रही है, काफी लोग सहमत है कि भाई ठीक है पारदर्शी है, तो अंतिम डिसीजन क्या है? बता दिया डिसीजन, यही बताया। तो अब उनसे बातचीत नहीं होगी। अब बता दिया, निर्णय बता दिया। सर क्या इसमें विपक्ष ने लगातार सरकार सरपंचों पर लाठीचार्ज कर रही है, सरकार सबको कुछ भाव पेश हो रही है, लेकिन सर आपने जो ये मांग लगा दिया है या फिर 5 लाख रुपए की पावर बढ़ा दी है, विपक्ष ये कहते हैं सर कि सरकार को चुनाव में इसका नुकसान होगा। आप क्या मानते हैं कि लोगों की, आपने हालांकि बताया कि पशु मेले में आप लोगों ने समर्थन दिया, आप मानते हैं कि लोग जो है वो चाहते हैं कि टेंडरिंग हो, इसीलिए आपने यही टेंडरिंग, और विपक्ष को क्या कहेंगे? साधारण व्यक्ति भी व्यवस्थाओं को तोड़ने के हक में नहीं है। व्यवस्थाएं जो बनती हैं उसके ऊपर अडिग रहा जाए। कांग्रेस का कार्यकाल हमेशा या तो व्यवस्थाएं बनाना नहीं,
बना दिया तो उसको पालन नहीं करना, फिर तोड़ना, तोड़ भी दे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम व्यवस्थाओं को बनाते हैं, जनहित के लिए बनाते हैं। हम व्यवस्थाओं को बनाते हैं कि जिसमें ह्यूमन इंटरफेस कम से कम रहे, पारदर्शिता रहे, सबके लिए एक समान है। एक समान को पालन करने के लिए समय देते हैं। हमने समय पहले भी दिया है, अभी भी दिया है, 31 मार्च तक का समय दिया है। 31 मार्च के बाद अभी उन गाँव के लोगों को देखना है, उन सरपंचों के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये उनका काम है। सर, क्या सरकार को काफ़ी कंप्लेंट्स मिली थी करप्शन की सरपंचेस के अगेंस्ट, तभी हम ये टेंडरिंग लेके आए हैं? क्या कोई ऑडिट रिपोर्ट है या कभी लोकायुक्ता ने लिखा आपको? अभी भी 1100 सरपंच पिछले कार्यकाल के ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स वापस नहीं दिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिकॉर्ड्स तो हमने ग्राम सचिव को दे दिए, ग्राम सचिव से वापस नहीं आए। उसकी अब एक इंक्वायरी चल रही है कि वो किसके पास है। हाँ, ये शिकायतें ज़रूर मिली हैं, किसी ने अपना बस्ता पानी में डाल दिया तालाब में कि जी गिर गया चलते हुए, किसी ने कहा जी मेरे तो ऑफिस में आग लग गई, वो जल गया। तो रिस्पांसिबिलिटी तो फिक्स होगी ना, होगी ना, क्यों नहीं होगी? क्यों? रिस्पांसिबिलिटी तो हर चीज़ की है। ये पब्लिक का फंड है, एक्सचेकर का हिसाब किताब एक एक पैसे का ये हर किसी को देना होता है जो भी पब्लिक के काम में लगा होता है। सरपंच हमारे एक प्रकार से पब्लिक के प्रति उत्तरदायी लोग हैं। हाँ, जब उनके साथ मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग काम करेंगे तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की आती है। उनकी तभी आती है जब वो अपने हाथ में कोई पावर लेते हैं। तो ये जो हमारा टेंडर प्रोसेस है, ये सारा एक सिस्टम है और उसको अधिकारियों ने, यानी वहाँ के इंजीनियर स्टाफ ने, बाकी सब ने क्लियर करना है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन जब कोटेशन पर काम करेंगे तो कोटेशन में अधिकारियों का रोल नहीं होता, वो रोल सिर्फ सरपंच का होता है। ज़्यादा वो बीडीपी ऑफिस पर एक चस्पा देंगे, चस्पाने के बाद भी किसको बुलाएंगे, कौन करेगा। हमने हालांकि ये भी कहा है कि आप अपनी रेट लिस्ट को, क्योंकि ये रेट लिस्ट में डीसी रेट और जो मैं बता रहा हूँ HSR रेट्स, इसमें कुछ जब कॉन्ट्रैक्ट रेट करेंगे तो एक परिवर्तन आएगा। उस समय तक अगर वो मानो कम रेट पर, डीसी रेट पर से भी कम रेट पर करना चाहें तो उसकी एक लिस्ट बना करके रेट्स की और अपलोड कर दें। अपलोड करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा भी उससे कम रेट पर देने के लिए तैयार हैं। वो रेट हमारे लिए एक बन जाएगा, एक आधार बन जाएगा भी कल को हम डीसी रेट भी इससे ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। जब सरपंच अपने किसी भी माध्यम से कम रेट पर कुछ सप्लाई करता तो डीसी रेट उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। सर, इसमें जो 1100 सरपंचों का मामला है, ये डिपार्टमेंट जांच कर रहा है या विजिलेंस कर रही है, और इसमें अमाउंट कितनी बनती है जी? अभी तो शायद किसके पास है, वो डिपार्टमेंट के पास है। अभी डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन उससे जांच करानी है। इसकी अमाउंट कितनी बन रही है सर? नहीं, अमाउंट नहीं है। वो तो क्या होता है कि एक रिकॉर्ड जमा कराना है, उसमें कोई अमाउंट कोई ऐसा नहीं है। कोई शिकायत मिली है हमें कि ये तो 1100 लोगों ने, जब चेंज ओवर होता है, चेंज ओवर में कोई भी सिस्टम बदलता है तो नेक्स्ट जो भी उत्तराधिकारी आता है, मानो एक कर्मचारी का भी ट्रांसफर होता है, वो भी अपना चार्ज किसी को देता ही है ना, अपने हेड को देगा या नेक्स्ट ज्वाइन करने वाला है उसको देगा। तो चार्ज देने का विषय है, ऐसे चार्ज ही अभी पिछले मिले नहीं है, तो इसलिए चार्ज लेने का हो सकता है सिर्फ ठीक ठाक ही हो, उसमें कोई रिकॉर्ड तो डेवलपमेंट की होगी ना, डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में पैसा लगा है। पर सर ये ज़्यादा लेट जिला परिषद की बात आपने कही कि जिला परिषद को हम और जो है करेंगे और उससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर्नाटक का आपने उदाहरण दिया कि वहाँ जाकर जो ग्रामीण विकास की बात है, जो सरपंचों का बात चल रहा है, तो कुछ ऐसी भी इसमें व्यवस्था हो सकती है जैसे कुछ राज्यों में विधायकों का जो फंड है वो एक जगह होता है और वहाँ विधायकों का फंड जो फंड है, जो बिहार का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, वो फंड एक जिले में एक कमेटी होती है और प्रतिमा उसकी बैठक जिसमें जो विधायक अपना प्रस्ताव देता है और वो उससे जाता है विकास के लिए उसके विधानसभा से। उसी तरह से गाँव के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिसमें सरपंच वहाँ दे कि हमारा ये काम कराना हो, तो वो समिति जो है उसमें जो भी अधिकारी बैठे और लोग भी बैठे और इस तरह वो जो है गाँव का विकास करना। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ विधायकों की कोई निधि नहीं है। बिहार में हो सकता होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्रपोजल कई बार आया भी है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि विधायकों की इस प्रकार की निधि हम नहीं करेंगे। सांसदों की है 5 करोड़ रुपए की, सांसदों की
नहीं, वहाँ 5 करोड़ सांसदों की बता रहा हूँ मैं, सांसदों की 5 करोड़ रुपये साल की है, हमारे विधायक की नहीं है, इसलिए वो तो विषय ही खत्म हो गया। अब एक डी प्लान का पैसा होता है, डी प्लान का पैसा डिप्टी कमिश्नर के पास होता है, वो संबंधित जितने भी लोग होते हैं वहाँ, जिला परिषद का चेयरमैन भी होता है, उसमें डिप्टी कमिश्नर को खुद भी ध्यान में होते हैं कुछ काम ये बाकी रह गए जो अभी लेट हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कोई विधायक भी काम बता सकता है, सांसद भी बता सकता है, तो वो थोड़ा पैसा होता है, ज़्यादा नहीं, एक 15 से 20 करोड़ रुपया होता है, वो उसका फिर अपने हिसाब से विवेक से बंटवारा करके दे देते हैं। वो काम ई टेंडरिंग से हुए, लेकिन वहाँ कितना काम कहाँ कराना है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे, केवल उसकी एक डिस्कशन वो होती है कि भी किस एरिया में कितना पैसा कौन से काम के लिए करना है, वो डिप्टी कमिश्नर को दिया हुआ साल का सिर्फ 15-16 करोड़ रुपया, ज़्यादा नहीं होगा। सर 2 साल एक एक करके 2 साल तक रिकॉर्डिंग। एक एक करके कह रहे थे कि अगर हम किसी काम में कोई कमी निकालते हैं तो 1 हफ्ते के बाद उनको पेमेंट हो जाएगी, उनकी पेमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं है, जब तक उस काम की इंक्वायरी नहीं होगी, कमी निकालने के बाद इंक्वायरी तो करानी पड़ेगी ना। अब ये इंक्वायरी करने वाला, ऑडिट करने वाला सिस्टम हमारा कितना फास्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। मानो वो इंक्वायरी करने वाला 1 महीने में करेगा तो 1 महीने बाद ही होगी, इंक्वायरी करने वाला 15 दिन में करेगा तो 15 दिन बाद होगी, 7 दिन में नहीं, ऐसा नहीं। उनकी शिकायत में कोई तथ्य होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बार बार शिकायत करता है और तथ्य ही नहीं निकला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और बात है, केवल शिकायत के लिए शिकायत ना करे कोई। हाँ बोलो, एक यार आप सरपंचों की मांग थी, राइट टू रिकॉल उनके ऊपर लागू हुआ है, एमएलए पे, एमपी पे उन पे लागू नहीं हुआ, तो कोई ऐसा भी प्रावधान बन रहा है कि इन पे भी लागू हो, एमएलए का, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं एमपी का तो सेक्टर का मामला है। हम एमएलए के लिए भी नहीं सोच सकते, क्योंकि विधानसभाएं भी और लोकसभा भी ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत ही चलता है। क्या सरकार संविधान के सिफारिश अंतर्गत कर सकती है? सिफारिश करना तो आपके वो तो सिफारिश करने में तो हमने पब्लिकली कहा है, हमने तो पब्लिकली, मैंने अपने भाषण में कहा कि हम केंद्र को भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकार का विषय करें। नहीं, जब हमने पब्लिकली कह दिया और हम वैसे भी कह रहे हैं, लिखने में हमें दिक्कत भी नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि सारे देश का विषय होता है, कोई हरियाणा में लागू होगा और बाकी जगह नहीं होगा, ये सारे देश को जब आपने तो बढ़त ली है, सरपंचों हम को तो बढ़त 10वीं बहुत पास ले कर रहे दिया। हैं, बहुत ले रहे हैं, और हर चीज़ का मैसेज सेंटर में भी पहुंचता है, बाकी स्टेट्स में भी पहुंचता है, और हमारी बहुत सी चीज़ों का स्वयं प्रधानमंत्री जी उल्लेख करके और वो कह चुके हैं कि हरियाणा ने ऐसे ऐसे कई चीज़ें की हैं जो देश में बाकी प्रदेश फॉलो करते हैं, स्वयं उन्होंने कहा। हरियाणा इसमें लिख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा विषय कोई हरियाणा स्टेट का नहीं है, ओपनली सबको पता है, हमारा भी पता है, लेकिन हम एक छोटी स्टेट के नाते 35 स्टेट्स हैं, इस 35 स्टेट के विषय में मैं कुछ बोलूँ, इट्स नॉट ए राइट थिंग। हाँ, कोई बहुत बड़ा प्रदेश बोले या कोई 2-4-5 प्रदेश मिलकर कोई बात कहें, वर्बली बात होती है, कहेंगे उसमें क्या। ये पिछला विषय हो गया सारा। नहीं सर, अभी चलो ये ले लो, पहले ये ले लो। एक मिनट आप कह रहे जी 4-5 स्टेट मिलके गए तो आप योगी जी या और स्टेट से बात करेंगे? नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हम मिलते ही रहते हैं, जो कोई बात आएगी कहीं से इनिशिएटिव आए तो सही ना। ये पब्लिक ने कहा था कि बहुत सारे सरपंचों के खिलाफ मेरे पास बहुत शिकायतें पड़ी हैं, अगर जांच कराए तो जेल में जाएंगे, तो मैं जानना चाह रहा हूँ सरपंचों की हैं कितनी शिकायतें, ये या वैसी ड्राई जा रही है? एक परिवार का मामला है, परिवार में चीज़ें बिना किसी विवाद के हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। कि पंचायतें भी, सारा प्रदेश भी एक परिवार है, बहुत बड़ा एक अमला है। हाँ, कोई चीज़ एक सीमा से आगे जाती है तो कोई उसको छोड़ता नहीं है। विद इन सीमा जैसे विवाद है कि इतना कला कर दें, कम कर दें, ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें, आपका तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, क्या सरपंच कोई ऐसी गंभीर शिकायत आएगी तो जांच कराएंगे। मेरे पास नहीं है, उनके पास आइए तो देख लेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। मैंने अपनी ओर से जो कुछ करना था आज कह दिया, जो उनकी डिमांड है, मांग है, वो मैंने अपनी ओर से कह दी। इसके बाद भी कुछ करेंगे तो अब सर मेरा एक सवाल था। सीएम साहब, सरपंचों का कहना है कि एमपी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जो उनकी पावर्स है वो 25 लाख तक की गई है। आपने भी जिक्र किया कि हमारी टीवी जो है वो दूसरी स्टेट्स में जाएगी और वहाँ पे अध्ययन करेगी क्या सिस्टम है, किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 20 लाख से हमारी पावर जो है वो 2 लाख तक सीमित कर दी गई है। सरपंचों पर सरकार जो है भरोसा जताए और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। हमने अपने सरपंचों से पूछा है कि ई टेंडरिंग में और कोटेशन में दिक्कत क्या है और उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़रा ई टेंडरिंग के क्या क्या कठिनाइयाँ हैं वो हमें बता दें, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। ये तो ठीक है, एक आपस में बैठ के बातचीत हुई, हमारी तो मानस आज भी 2 ही लाख था,
लेकिन उनके कहने पर, आग्रह करने पर 2 से 5 किया है। लेकिन इसका विवेचन करना पड़ेगा कि भी इस कोटेशन में और ई टेंडरिंग में अंतर क्या होता है, किस में लाभ है, किस में पारदर्शिता है, किस में जनता प्रसन्न है, किस में हर स्टेट का अपना अपना विषय हो सकता है। इस विषय पर मध्य प्रदेश ने सोचा कि नहीं सोचा, हमने तो खूब सोच के हमें लगा कि ई टेंडरिंग ज़्यादा फायदेमंद है। सर इसमें मेरा अंतिम सवाल सर, अगर मतलब फिर भी आप हाइपोथेटिकल कहेंगे, ये बताएं कि अगर 150, 200, 300 जो पंचायतें हैं 31 मार्च तक भी प्रस्ताव नहीं देती हैं, तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, मैं इतना भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ और भविष्य की बातें इस प्रकार की हालात लग रहे हैं नहीं, कोई हालत नहीं है। मुझे हालात ये लग रहे हैं कि सब लोग जो है इस बात को मान करके आगे बढ़ेंगे। आपको अपने हालात लग रहे हैं, मुझे अपने लग रहे हैं। कार्रवाई क्या हो? मैं कहता हूँ सब इस लाइन पर आकर गांव के लोगों को नाराज नहीं करेंगे, मुझे ये पता है। मैं सरपंचों को यही कहूँगा कि गांव के लोगों के हित में, अपनी जनता के हित में काम कराने के लिए आगे बढ़े। कोई कठिनाई आए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। जस्ट ए मिनट। और आज आपने जो घोषणा की है, लगभग इन बातों पर आपने उत्तर करने की कोशिश की। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्षी दलों के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति सब जगह होती है और एक सामान्य नियम बता रहा हूँ आपको कि जब भी कभी चुनाव नज़दीक होते हैं, लगभग 1.5 साल 2 साल पहले इस प्रकार के विषय आया ही करते हैं। SYL का मुद्दे पे आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब पहले से ना कह चुके हैं इसके ऊपर। सर, आपने अभी 1,85,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, विधायकों ने उसका आकलन किया, 2 दिन बाद विधानसभा शुरू है, तो विधायकों की क्या रिपोर्ट आई और क्या बजट प्रावधानों में किसी तरह का कोई बदलाव संभव है सर? देखिए, विधायकों की क्या रिपोर्ट है ये तो अभी उन्होंने विधानसभा में दी होगी, मेरे पास तो रिपोर्ट आई नहीं है। और ये समितियां विधानसभा की होती हैं, सरकार की नहीं होती हैं। और विधानसभा की समितियों का जो भी रिपोर्ट होती है वो ब्रीफ में रखें, पूरा रखें, उसका सार रखें, तो वो वहाँ रखेंगे। और उसमें प्रावधान यही होता है कि जो बजट के फिगर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। उसमें तो अगर छोटा मोटा अगर विषय चेंज करने का स्कोप होता है, मानो हमने किसी डिपार्टमेंट के 6,100 करोड़ रुपए रखे हैं, तो 6,100 करोड़ रुपए में आगे नीचे हेड्स होते हैं कि किस मद पर कितना खर्च करना है। अब उसको कहीं 50 करोड़ इधर से उधर या 50 करोड़ इधर से उधर करते हैं, टोटल वो 6,100 करोड़ ही रहना है। इसलिए हेड्स जो ब्रॉडर हेड्स, जो मेजर हेड्स हैं, वो चेंज नहीं होते, उसका पैसा भी चेंज नहीं होता। वो तो एक रिसीट एंड आउटगोइंग जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों तरफ बराबर होता है। सब विधानसभा परिवार पहचान पत्र शुरू किया था यहाँ सरकार ने और विपक्षी काफी आलोचना भी की विपक्षी ओर से, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य बड़ा है देश का, वो भी शुरू कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र हरियाणा के लिए। आपका प्रश्न क्या उत्तर प्रदेश क्यों कर रहा है? सर ये तो मैं तो कह रहा हूँ, आपने अपनी बात का जवाब अपने आप दे दिया। हाँ, अब आ जाओ, देखिए बहुत हो गया, अब अगला विषय बदलते हैं। हाँ चलो, हाँ दे रहा हूँ। नहीं, इसीलिए मैं इसको हाँ हाँ देखिए, सबके मैं तो सबके अपने अपने मत हैं, अपना अपना मनोभाव है, उन्होंने प्रकट किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मनोभाव प्रकट करना चाहिए। लेकिन ये तो बाद में जिन्होंने निर्णय करना है वो बैठ करके निर्णय करेंगे आप सब। SYL नहीं, सरपंच नहीं करेंगे, उसका एक कानून बनेगा, उसके एक पैरामीटर्स तय होंगे, उसमें कैटेगरीज तय होंगी, उन कैटेगरीज का फिर एक चयन करके सूची वहाँ लोकल लेवल पर वहाँ से सुझाव आएंगे, उस कानून के हिसाब से किसको फाइनल करने का अधिकार देंगे, वो बनेगा कानून। फिर बाद में हाँ, उसमें नीचे लेवल पर ग्राम सभा की राय जरूर ली जाएगी। नहीं, उसमें तो कहाँ विषय आ गया, कोई विषय ही नहीं है। हाँ, अब आगे चलें। ऐसा है कि इसमें हाँ बताइए। चलाते भी कम है सर, पर्सन भी
ऐसा कि ये चीज़ें ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2030 तक के हमने भी डिक्लेयर किए हैं, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें चल रही हैं। उसमें से कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके जिम्मे ये काम है कि कैसे कंट्रोल करना है। इसमें एनजीटी जो है सबसे बड़ा एक ट्रिब्यूनल है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना, पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करना, उनके कुछ नियम हैं, उन्होंने कुछ निर्णय दिए हुए हैं। उन निर्णयों के हिसाब से हमें भी एक्ट अपॉन करना पड़ता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इसमें ये सारा निर्णय वहाँ से जो हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी ये लिखा हुआ है, तो उससे डेविएट करना उतना आसान नहीं है। हाँ, कहीं किसी वर्ग को कोई सहायता देनी है तो हम वहाँ से ही परमिशन लेते हैं। आपने जैसे कहा कि जैसे कहा कि व्यक्तिगत वाहन इनकी बड़ी तकलीफ कठिनाई है। अब ये विषय थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद देखेंगे परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, अभी उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक हमने ज़रूर कराया है कि ट्रैक्टर्स जो हैं 10 साल के 15 साल के होने के बाद, क्योंकि वो खेत में काम करने वाला ट्रैक्टर का अभी ऐसा मामला नहीं है कि उसको हम उसी में ले आएँ साथ, उसके लिए हमने शायद सर 2025 तक की गया रियायत दे दी है उसके ट्रैक्टर्स की, लेकिन 25 के बाद वो भी नहीं है, उसमें भी अभी 2.5 साल ही बाकी हैं। तो इसलिए उस समय उनको भी कुछ उसमें करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रदूषण बढ़े ये किसी के लिए हितकर नहीं है। हम व्यक्तिगत किसी एक आदमी के लाभ के लिए सोच सकते हैं कि उसका 10-20 हज़ार रुपये बच जाएगा, वाहन अगर नया नहीं लेगा तो पुराना में काम चला लेगा, लेकिन उसका प्रदूषण फिटनेस में अगर ठीक है, एक सुझाव आया है, देखेंगे। अब आ जाओ विषय सॉइल। बहुत देर हो गई इंतजार करने वालों को। मित्रों मैं इस विषय पर एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ, और हमारे जो काउंटर पार्ट अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब वो भी उसी लाइन पर बोल चुके हैं, उसमें कोई नई बात अभी नहीं आई है। उनका अपना एक स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। हमारा स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कहा कि हाँ एसवाइल हरियाणा के लिए बननी है। उन्होंने ये भी नहीं कहा बननी चाहिए, उनका निर्णय है कि बननी है। अब बननी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए एक सिस्टम होता है। आप में से कोई लीगल सिस्टम को जानता हो तो पता ही कि एग्जीक्यूशन के लिए एक निर्णय लेना होता है। एग्जीक्यूशन के निर्णय के लिए और वो केस लगा हुआ है, उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग आपस में बैठ के अमीकेबल कोई रास्ता निकालें। 3 मीटिंग हमारी उनके निर्देश के बाद हुई। तीनों मीटिंग में वही क्या कहते हैं प्रणाला होते वहीं का वहीं। तो अल्टीमेटली हमने भी सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दिया, उन्होंने भी हो सकता है लिख के दिया होगा। अब जो तारीख है उस तारीख में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है। हाँ आज है तो वो निर्णय करना है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार का निर्णय उन्होंने दिया हुआ है उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी एक पहल करके जैसा वो निर्देश देंगे वैसे उस निर्देश पर, चाहे वो पंजाब सरकार को निर्देश दें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, हमें दें, सब को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना ही होगा। सर एक और सवाल है धरना प्रदर्शनों को लेके। जैसे चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा है, मेन हरियाणा का बॉर्डर है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्टर 25 को धरना प्रदर्शन के लिए फिक्स किया हुआ है, वो आगे नहीं आने देते क्योंकि ले दे के वहाँ से भी 5 लोगों का डेलीगेशन आपको मिलाने लाते हैं, किसी अधिकारी को लाते हैं। पंचकुला में ऐसी जगह क्यों नहीं तय की जाती है, क्योंकि हजारों मेरे ख्याल 20-30 या 50 हज़ार वाहन अप डाउन करते हैं, कि ये जो बंद कर देते हैं रास्ता, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनका कोई जगह ऐसा फिक्स की जाए घग्गर पार या 5 सेक्टर का चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट पंचकुला डिस्ट्रिक्ट मानते नहीं सेक्टर 25 कर दें जब डेलीगेशन में मिलने आना। सेक्टर 25 ही तय है। सेक्टर चंडीगढ़ में है सर, पंचकुला में तो नहीं है कोई। नहीं पंचकुला में 5 है ना, सेक्टर 5 नहीं सेक्टर 5 में चंडीगढ़ पंचकुला में सेक्टर 5 में तय किया हुआ नहीं सर, पर ये सारे वहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं? कहाँ तक? ये हाउसिंग बोर्ड तक। सर एक आखिरी प्रश्न सर, ये हाउसिंग बोर्ड चौक तक बॉर्डर तक आ जाते हैं सर। एक मनवीर का है इधर मनवीर इधर है सर। अच्छा मेरा जवाब तो वाले ने तो भैया नहीं है, नहीं तो तय कर रखा 5 ही तय कर रखा। यूपी ने पीपीपी अडॉप्ट किया, फॉलो किया, ऐसे कौन से फीचर्स थे परिवार पहचान पत्र के जो यूपी को बड़े अट्रैक्टिव लगे, और क्या उन्होंने अपने हरियाणा में कुछ स्टडी वगैरह कंडक्ट की? क्या ये थोड़ी सी देखिए सारे देश में इस बात की चर्चा है और 7-8 प्रदेशों ने हमारे से जानकारियां ली हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन लेने के लिए उनके अधिकारी आए हैं। एक प्रेजेंटेशन में तो महाराष्ट्र के लोग थे, मैं स्वयं वहाँ था, मैं भी था, तो सब जगह के लोग बात कर रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ऐसी जो हमारी सामूहिक मीटिंग होती है कि आप लोग इसको अध्ययन करिए, इसको लागू करिए। अब अध्ययन करने के बाद उनको अच्छा क्या लगा
ये तो कम से कम वो बताएंगे। तो आपको क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ अच्छा लगा। मैं तो इस चीज़ के लिए, जैसे कहते हैं ना, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सर एक CMGG प्रोग्राम भी आज यूपी ने लॉन्च कर दिया। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं की टीम आई। उत्तराखंड तो बता रहे हैं, कल उत्तराखंड की टीम भी आई थी। लेकिन अपोजिशन हाँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी पिछले साल जब पंजाब दौरा हुआ था, उसमें सर राजगिरी है 9 लोगों को पंजाब में सर, तो इस तरह की जो घटनाएं देश के सम्मान की बात देखिए है। उनको वही कहानियां याद आती हैं, और आगे चल करके वो क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे, जनता उसको मानेगी तब ना कुछ भी कहें। और अच्छा, इस प्रकार से अगर उखड़ते रहेंगे, कहते रहेंगे, को बौखलाहट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बौखलाहट में जो कुछ वो कह रहे हैं उसमें जनता सब समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।